लत वो बुरी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है भयंदर, और इसी भयंदर इलाके का रहने वाला गिरीश पोटे। गिरीश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। गिरीश की पत्नी का नाम है मधुमती। मधुमती जिसकी उम्र है 32 साल। गिरीश का एक ही बेटा जिसका उम्र है लगभग 8 साल। गिरीश जो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, बल्कि दिन भर नशे की हालत में रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 दिसंबर के शाम के वक्त। गिरीश अपने बुआ के बेटे नितिन के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपनी इमारत के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से मिलने के लिए आ जा। जैसे इस तरह की बातें कहता है, नितिन उससे पूछता है क्या काम है। गिरीश कहता है जो भी काम है पहले मिलने के लिए आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन गिरीश जब नितिन के नंबर पर फ़ोन करता है वो काफ़ी हड़बड़ाहट में होता है, जिसे सुन करके नितिन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई कि गिरीश उसे इतनी तेज़ी में बुला रहा है। नितिन आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है, बल्कि ऑटो पकड़कर 10 मिनट में उस इमारत के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि वाकई में गिरीश अपनी इमारत के नीचे खड़ा हुआ है। लेकिन जब गिरीश के पास पहुंचता है, गिरीश भी नितिन से कुछ बातचीत नहीं करता है, बल्कि उसे लेकर के एक ऑटो में बैठ जाता है और सीधे एक मॉल में पहुंच जाता है। मॉल में जब दोनों पहुंचते हैं, गिरीश उस मॉल से 2 प्लास्टिक के बैग, 2 चाकू और एक फिनाइल की बोतल खरीदता है। जब इन सारे सामानों को खरीदता है, ये देख करके नितिन को बड़ा अजीब सा लगता है। नितिन गिरीश से पूछताछ करता है कि इन सामानों को तू करेगा क्या। तब जाकर के गिरीश नितिन से सारी सच्चाई बताता है। गिरीश नितिन से कहता है कि क्या बताऊं यार, गलती से मेरी पत्नी की मौत हो गई है और मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। दरअसल उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है और तुझे मेरी मदद करनी होगी। जैसे इस तरह की बातें कहता है, ये सुन करके नितिन भी एकदम से चौंक जाता है। नितिन को अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन नितिन को भी अब डर सताने लगता है कि यह पुलिस का मामला है, आज नहीं तो कल पुलिस सच्चाई तक जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए नितिन भी अब काफ़ी डर जाता है। अब नितिन अपने आप को बचाने के लिए भीड़ का फ़ायदा उठाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। जैसे ही वहां से बाहर निकलता है, नितिन गिरीश की पत्नी मधुमती के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताता है। नितिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तभी नितिन को अपना मामा याद आता है। दरअसल नितिन का मामा कोई और नहीं बल्कि गिरीश के ही पिता हैं, जिनका नाम है श्रीरंग पोटे। गिरीश अपने मामा श्रीरंग पोटे के नंबर पर फ़ोन करता है और गिरीश की सारी बातें बताता है। जब ये सारी बातें गिरीश के पिता सुनते हैं, वो भी काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं। उन्हें भी डर सताने लगता है कि कहीं ये बातें सच तो नहीं है, क्योंकि गिरीश के पिता को पहले ही से मालूम था कि गिरीश और उसकी पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आए दिन हर रोज़ उन दोनों के बीच में हर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार होते रहता था। नितिन के मामा कहते हैं कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं आ रहा हूँ, फिर हम दोनों गिरीश के घर पर चलते हैं। लेकिन दोनों जब गिरीश के घर पे पहुंचते हैं, तब तक लगभग 1 घंटा का समय बीत चुका था। जब गिरीश के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। दरवाजे पे खड़े होकर के दोनों गिरीश और उसकी पत्नी को कई बार आवाज़ देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है, जिसे देख करके गिरीश के पिता को भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसलिए गिरीश के पिता ताला नहीं तोड़ते हैं, बल्कि अपने भांजे को लेकर के सीधे नज़दीकी थाने में जाते हैं और जा करके गिरीश की सारी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी जब ये सारी बातें सुनती है, पुलिस को लगता है कि ये महिला का मामला है। इसीलिए पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और 2 कांस्टेबल नितिन और उसके मामा को लेकर के गिरीश के घर पे जाती है। दरवाजे पे लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर एंट्री करती है। पर सब के सब जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो घर के अंदर का नज़ारा देख सबका होश उड़ जाता है। दरअसल घर के अंदर वॉशिंग मशीन पे 2 चाकू रखा था, जिसमें खून भी लगा हुआ था, और वह चाकू वही था जो गिरीश ने मॉल से ख़रीदा था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है, तलाश करते हुए जब फ्रीज को खोलती है तो आखिरकार उस फ्रीज के अंदर से गिरीश के पत्नी मधुमिता के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद होता है और उसके शरीर के कुछ टुकड़े उसके पलंग के नीचे से भी बरामद होता है। दरअसल घर को भी अच्छे तरीके से साफ सफाई किया गया था, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद घर में खून पड़ा है और उसको साफ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस घर में गिरीश मौजूद नहीं था। पुलिस सबसे पहले मधुमिता के शरीर के सारे टुकड़े को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर गिरीश को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके नंबर पर फ़ोन नहीं करती है,
क्योंकि पुलिस को मालूम था कि अगर गिरीश को थोड़ा सा भी भनक लग गया वो फरार हो जाएगा। पुलिस अब गिरीश को अपने कस्टडी में लेने के लिए नितिन का सहारा लेती है। नितिन गिरीश के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तू जहाँ भी है अपना लोकेशन बता, मैं तेरा मदद करना चाहता हूँ। नितिन जैसे ही गिरीश के नंबर पर फ़ोन करता है, गिरीश नितिन को अपना लोकेशन बता देता है। गिरीश कहता है कि फ़िलहाल मैं सेवारे पार्क में मौजूद हूँ। जैसे ही गिरीश का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ जाती है और गिरीश को वहाँ से अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है और फिर गिरीश से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। गिरीश भी न सिर्फ अपनी सच्चाई ही कबूल करता है, बल्कि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। गिरीश जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है। गिरीश के पिता का नाम है श्रीरंग पोटे, जो माहीम इलाके के रहने वाले हैं। श्रीरंग पोटे के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा सिर्फ एक ही बेटा गिरीश है। चूँकि गिरीश अपने माता पिता का इकलौता संतान है, इसीलिए गिरीश के माता पिता भी उसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करते हैं, बल्कि लाड़ प्यार भी करते हैं, उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। लेकिन गिरीश जैसे जैसे बड़ा होता है, लाड़ प्यार की वजह से इस प्रकार से बिगड़ जाता है कि आखिरकार वो गलत लड़कों के संगत में आ जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी नहीं करता है, बल्कि शराब भी पीने लगता है। गिरीश जब इस तरह के रास्ते पर निकल पड़ता है, ये देख करके गिरीश के माता पिता को भी काफ़ी चिंता सताने लगता है। हालांकि गिरीश के माता पिता उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। दिन पर दिन गिरीश बिगड़ते ही जाता है। इसलिए गिरीश के माता पिता के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द गिरीश की शादी कर दो। घर में जब पत्नी आएगी, जिम्मेदारी जब सर पे बढ़ेगा, उसकी आदतें भी सुधर जाएगी। गिरीश के माता पिता भी अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और फिर गिरीश की शादी कराने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देते हैं। इस बीच में कई लड़कियों का रिश्ता भी आता है, लेकिन लोगों को जब गिरीश की सच्चाई मालूम चलता है, कोई रिश्ता तय नहीं हो पाता है। लेकिन तभी इसी बीच मधुमिता का रिश्ता आ जाता है। मधुमिता के माँ का नाम है शकुंतला। दरअसल मधुमिता भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मधुमिता जब काफ़ी छोटी थी तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। लेकिन मधुमिता की माँ दूसरी शादी भी नहीं करती है और अपनी बच्ची को बेहतर तरीके से शिक्षा ही नहीं देती है, बल्कि काफ़ी लाड़ प्यार से परवरिश भी करती है। लेकिन मधुमिता अपनी माँ से ज़्यादा अपनी नानी का लाडली होती है। मधुमिता की नानी का नाम है अहिल्या, जो फ्रांस में रहती है। अपनी पोती के नाम हर महीने $1000 भी खाता में जमा करती है। जैसे जैसे मधुमिता बड़ी होती है, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपये जमा हो जाता है। इधर उसकी माँ भी जो पैसे कमाती है, सारा पैसा अपनी बेटी के ही नाम पे जमा करती है। शकुंतला अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश करती है जो अपने माता पिता का इकलौता संतान हो। शकुंतला सोचती है कि इकलौते बेटे से जब अपनी बेटी की शादी करेगी तो ससुराल में जाकर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इधर गिरीश को जब मालूम चलता है कि मधुमिता के पास करोड़ों रुपये है, अब उससे शादी करने के लिए लालच में आ जाता है और फिर उसे शादी करने के लिए अपने आदतों में काफ़ी हद तक सुधार भी लाता है। दरअसल मधुमिता और उसकी माँ के सामने बेहतर तरीके से पेश आने के लिए अपने तमाम आवारा दोस्तों का साथ ही नहीं छोड़ देता है, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगता है। जो भी पैसा कमाता है, शरीफ की तरह वो सारा पैसा लाकर अपने पिता के हाथ में दे देता है, जिससे देख करके गिरीश के माता पिता भी बेहद ही खुश होते हैं। दरअसल गिरीश के माता पिता भी मधुमिता को देवी के रूप में मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बहू इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि देवी बन के आ रही है, क्योंकि उसके आने से पहले ही उसका बेटा सुधर चुका है। लेकिन जैसे ही गिरीश और मधुमिता की शादी हो जाती है, उसके बाद से गिरीश फिर से अपनी असली औकात पे आ जाता है। अपनी नौकरी छोड़ देता है और पत्नी के पास जितने भी पैसे होते हैं सब लेकर के शराब ही नहीं पीता है, बल्कि रेड लाइट एरिया में भी जाना शुरू कर देता है। इस बात की जानकारी जब गिरीश की पत्नी को मालूम चलता है, मधुमिता अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, उसे नौकरी पे जाने के लिए भी कहती है। लेकिन गिरीश एक ही जवाब देता है कि मेरी पत्नी करोड़पति है और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। फिर से गिरीश पहले के जैसे अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है। लेकिन जैसे ही इधर इस बात की जानकारी मधुमिता की माँ शकुंतला को मालूम चलता है कि उसका पति एक नंबर का शराबी नहीं बल्कि आवारा भी है, ये जान करके वो काफ़ी परेशान हो उठती है और आखिरकार इसी चलते वो बीमार भी रहने लगती है। इधर मधुमिता कैसे भी अपने दिल को मना करके अपने पति के साथ रहने लगती है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार मधुमिता एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन इस चिंता से उसकी माँ इस प्रकार से बीमार पड़ जाती है कि आखिरकार इसी वजह से एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन शकुंतला की जब मौत होती है तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी गिरीश को ही होता है। मधुमिता की माँ जब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से मधुमिता भी अपने पति और बेटे को लेकर अपने माँ के घर में चली जाती है। लेकिन जब अपनी माँ के घर में पहुँचती है, उस घर को जब गिरीश देखता है, देख करके उसके अंदर लालच आ जाती है।
दरअसल उस मकान का भी कीमत लाखों में था। ग्रीस उस मकान को भी बेचने का षड्यंत्र बनाने लगता है, लेकिन ग्रीस को मालूम था कि यह मकान इतने आसानी से नहीं बिकने वाला है, क्योंकि वो मकान उसकी पत्नी के नाम पे था। इसीलिए ग्रीस अब उस मकान को बेचने के लिए फिर से एक जाल बिछाता है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी पत्नी मधुमिता भी इस जाल में फंस जाती है। दरअसल ग्रीस फिर से उस मकान को बेचने के लिए एक चाल चलता है और अपनी आदतों में सुधार ला देता है। अपनी पत्नी और बेटे से बेपनाह मोहब्बत भी करने लगता है, मीठी मीठी बातें भी करने लगता है। जब मधुमिता अपने पति पे भरोसा कर लेती है, ग्रीस एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उस बिजनेस को तैयार करने में 50 लाख रुपये का खर्च पड़ेगा और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस मकान को बेच देते हैं, फिर बिजनेस में कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पैसा कमा लूँगा, उन्हीं पैसों से अपना एक घर खरीद लेंगे। मधुमिता भी अपने पति के बातों पर यकीन ही नहीं करती है, बल्कि अपने नाम का वो मकान 43 लाख में बेच देती है और वो सारा पैसा अपने पति के नाम पे जमा करा देती है। इधर जैसे ही इतना सारा पैसा ग्रीस के हाथों में आ जाता है, फिर से वो अपने रूप में आ जाता है, बल्कि इस बार अब उन पैसों को उड़ाने के लिए शराब ही नहीं पीता है। जब रेड लाइट एरिया में जाता है, अपने दोस्तों को भी लेकर के जाता है और उनका भी खर्चा अपने ही जेब से लगाता है। धीरे धीरे करके वो सारा पैसा भी खर्च कर देता है। लेकिन जैसे ही इस तरह के सारे पैसे खर्च करना शुरू करता है, ये देख करके मधुमिता को अब अपने बच्चे का भविष्य लेकर चिंता सताने लगता है। मधुमिता सोच लेती है कि अब वो अपने पति से तलाक लेकर अपने बेटे को लेकर नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। इसी सिलसिले में एक दिन अपने ससुर के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। इधर ग्रीस के पिता को जब मालूम चलता है कि उसकी बहू उसके बेटे को तलाक दे करके यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है, ग्रीस के माता पिता तुरंत ही मधुमिता के घर पर पहुँच जाते हैं और फिर मधुमिता के सामने ही अपने बेटे को काफ़ी फटकार लगाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं, ग्रीस को भी मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी उसे तलाक देने वाली है। समझाने बुझाने के बाद ग्रीस के माता पिता उसके बेटे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। लेकिन इधर ग्रीस को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा तकरार करने लगता है। दरअसल ग्रीस को भी डर सताने लगता है कि अगर उसकी पत्नी उसे छोड़ दी, वो फकीर हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। ग्रीस अपनी पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। इसी बात को लेकर के जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, 3 दिसंबर को दोपहर के वक्त ग्रीस अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। पिटाई जब करना शुरू करता है, मधुमिता बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद से ग्रीस अपनी पत्नी की गला दबा देता है, जिसकी वजह से मधुमिता की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ग्रीस को लगता है कि शायद उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी है और बेहोश होने का वो नाटक कर रही है ताकि मैं उसे और ज़्यादा ना मारूं। जैसे ही ग्रीस मार पीट करके थक जाता है, अपनी पत्नी को वैसे ही छोड़ देता है, अपने घर से निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ शाम तक इधर उधर घूमता है। शाम के वक्त जब वापस अपने घर पे पहुंचता है तो अपनी पत्नी को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे छोड़ करके गया था। अपनी पत्नी को जाकर उठाने की कोशिश करता है तो मालूम चलता है कि मधुमिता का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ग्रीस समझ जाता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जैसे ही ग्रीस को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी को मौत हो चुकी है, अब ग्रीस को जेल जाने का डर सताने लगता है। इसीलिए ग्रीस अब अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र बनाता है। ग्रीस सोचता है कि अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर कहीं ठिकाने लगा दे, लेकिन ग्रीस को यह भी डर सताता है कि कहीं अगर उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल गई, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए अपनी पत्नी को अलग अलग हिस्सों में करके समुद्र में फेंकने का प्लान बनाता है। ग्रीस सोचता है कि अपनी पत्नी की डेड बॉडी को अलग अलग हिस्सों में कर समुद्र में फेंक देगा। उसकी डेड बॉडी को मछलियाँ खा जाएगी, उसकी डेड बॉडी कभी पुलिस को मिलेगा ही नहीं। लोग जब उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करेंगे तो बता देगा कि उसकी पत्नी अपनी नानी के पास फ्रांस चली गई है। लेकिन ये काम भी ग्रीस के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए ग्रीस अब अपने एक दोस्त के बारे में सोचने लगता है। तभी ग्रीस के नज़र में उसके बुआ के बेटे नितिन याद आ जाता है। नितिन उसके बुआ का बेटा ही नहीं है, बल्कि उसका दोस्त भी है। शाम के वक्त नितिन के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने घर पे बुलाता है। बाहर से ही नितिन को लेकर मॉल में चला जाता है। लेकिन इधर नितिन को जब मालूम चलता है कि ग्रीस ने अपनी पत्नी को मार दिया है, नितिन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन नितिन जब अपने मामा को लेकर के ग्रीस के घर पे पहुँचता है, जाने में 1 घंटा का समय लग जाता है। इससे पहले ग्रीस अपने घर पे चला जाता है। जो चाकू उसने खरीदा था, उसी चाकू से अपनी पत्नी के शरीर के कई हिस्सों में अलग कर देता है। घर की बेहतर तरीके से सफाई करता है। उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है और कुछ को पलंग के नीचे रख देता है। और फिर शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाकर मार्केट में चला जाता है। वाकई में ग्रीस जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस ग्रीस के तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।